नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी जीवन कहानी में। मैं अनीता हूँ और आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अध्याय सुनाने जा रही हूँ जिसे किसी और से कभी नहीं बांटा। दोस्तों, मैं अब तक 2 शादी कर चुकी हूँ। मेरी पहली शादी बस 21 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पति का नाम रोहित था। रोहित से मिलकर ऐसा लगा था जैसे जिंदगी सजने लगी हो। लेकिन हमारे सुहाग के मात्र 6 महीने बाद ही एक भयानक कार दुर्घटना में मैं उन्हें हमेशा के लिए खो बैठी। जिस उम्र में लड़कियां अपने सपनों के महल सजाती हैं, मैं विधवा के काले कपड़ों में सिमट गई। घर वालों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गई थी। 2 साल बीते, मेरे आंसू सूखे नहीं थे कि परिवार वालों ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला किया। मेरे दूसरे पति का नाम राजेश है। राजेश मेरा पति, जो उम्र में मुझसे 24 साल बड़े थे। इसका मतलब वो अभी जवान नहीं था, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो मुझे कभी वो खुशी नहीं दे पाते जो एक नई नई दुल्हन को चाहिए होता है। उनके साथ मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। एक प्रतिष्ठित व्यापारी, बड़ा बंगला, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के खाली कोनों को भरने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती, अनीता बेटी, तुम्हारे लिए तो भाग्यशाली हो कि राजेश जी जैसे अच्छे घराने में दूसरी शादी हो गई। लेकिन वो क्या जाने कि सोने के पिंजरे में भी पंछी घुटन महसूस करता है। राजेश मेरा पति अक्सर काम में व्यस्त रहते। रात को घर आते तो बस खाना खा लिया पूछकर अपने कमरे में चले जाते। कभी कभी तो महीनों विदेश यात्रा पर रहते। उनके होते हुए भी मैं अकेली थी। एक औरत की जो शारीरिक और भावनात्मक जरूरतें होती हैं, उन्हें कौन समझे। घर में काम के लिए सविता आंटी थीं। वो सब काम संभालती थीं और मैं अपने खाली समय में सिर्फ टीवी सीरियल देखकर या फोन पर फिल्में देखकर अपना मन बहलाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जब अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन सविता आंटी ने फोन किया और बोली, मेम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाऊंगी। तो मैं बोली, कोई बात नहीं आंटी, आप आराम करें। फिर सविता आंटी बोली, लेकिन मेम साहब, काम का क्या होगा? मैं अपने बेटे विशाल को भेज दूंगी, बड़ा समझदार है, सारा काम अच्छे से कर लेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा। अगले दिन सुबह डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाजा खोला, मानो समय थम सा गया। मेरे सामने खड़ा था एक युवक, लंबा, गठीला और आकर्षक चेहरा लिए। उसके काले बाल, गहरी आंखें और मुस्कुराते होंठ देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नमस्ते भाभी जी, मैं विशाल। माँ ने भेजा है, उन्होंने बताया होगा। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो मेरे कानों में रस घोल गई। मैंने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, हाँ, आओ अंदर। सविता आंटी की बेटे विशाल ने अपना काम शुरू किया। वह सविता आंटी से भी ज्यादा कुशलता से घर के काम निपटा रहा था। मैं चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। जब वह झुककर फर्श साफ करता, उसकी मांसपेशियां कमीज के नीचे से उभरतीं। जब वह पानी पीता, उसका गला ऊपर नीचे होता। हर छोटी हरकत मुझे मोहित कर रही थी। भाभी जी, और कुछ काम है? उसने पूछा। नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा और फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, तुम्हें पता है विशाल, तुम्हारी माँ तो कभी इतनी जल्दी काम खत्म नहीं करती थीं। विशाल मुस्कुराया। मैंने खूब मेहनत की है भाभी जी। माँ ने सिखाया है कि अपने मालिक को हमेशा खुश रखो। उसके शब्दों ने मेरे मन में कुछ उत्तेजक विचार जगा दिए, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। धीरे धीरे विशाल रोज आने लगा। सविता आंटी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। मेरे लिए ये आशीर्वाद था। मैं सुबह जल्दी उठने लगी, अपने बाल संवारने लगी, थोड़ा मेकअप करने लगी, सिर्फ विशाल के आने से पहले तैयार होने के लिए। मैंने अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना शुरू किया। कभी गहरी गर्दन वाला सूट, कभी पीठ खुली हुई कुर्ती। मेरी नजरें हमेशा उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए तरसतीं, लेकिन विशाल, जैसे किसी देवदूत की तरह, हमेशा सम्मान से पेश आता। एक दिन मेरे पति ने बताया, अनीता, मुझे 2 हफ्ते के लिए सिंगापुर जाना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मेरा दिल एक पल के लिए धड़का और मन ही मन में सोची, 2 हफ्ते, विशाल के साथ अकेले। मेरे पति ने आगे कहा, वैसे यह लड़का विशाल कैसा है? सविता आंटी के बेटे के बारे में तुमने बताया था। मैंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा काम करता है, सारा घर चमका देता है। मेरे पति राजेश ने मुझे देखकर कहा, अकेली रहोगी इसलिए थोड़ा चिंता है, पर यह लड़का है तो कोई डर नहीं।
उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे पति के जाने के बाद क्या होगा, इसी सोच में डूबी रही। अगले हफ्ते मेरे पति चले गए। पहली बार मुझे उनके जाने का दुहक नहीं था। विशाल आया और उसने घर के काम में लग गया। मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरीके आजमाए। कभी उसे कॉफी मंगवाती, कभी कहती कि मेरे कमरे में पंखा ठीक करे। मेरे कपड़े और अधिक आकर्षक और उत्तेजक हो गए थे। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाई और विशाल से कहा, तुम बहुत अच्छे हो विशाल, तुम्हारे साथ बात करते हुए अच्छा लगता है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छी हैं भाभी जी। मुझे भाभी जी मत कहो, सिर्फ अनीता कहो। मैंने धीमे से कहा। विशाल असहज हो गया। जी मैं वह हकलाने लगा। मैंने उसके करीब जाकर कहा, क्या तुम समझते नहीं विशाल, मैं अकेली हूं, तुम अकेले हो। क्यों ना हम। ये सुनते ही विशाल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, भाभी जी, ये ठीक नहीं है। मैं यहां सिर्फ काम करने आया हूं। वह कमरे से बाहर चला गया और मैं सिर्फ देखती रह गई। मेरे अंदर का तूफान और भड़क उठा। मैंने इतनी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही थी और उसने मुझे ठुकरा दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन से मैंने अपनी कोशिशें और बढ़ा दीं। मैं जानती थी कि विशाल भी मुझसे आकर्षित है, बस उसे अपने भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। हर दिन, हर पल मेरा दिल सिर्फ विशाल के लिए धड़कता। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखती, उसके चेहरे पर आती हर भावना को पढ़ने की कोशिश करती। मेरी चाहत थी कि वह स्वेच्छा से मेरे पास आए, मुझे अपनाए। मैंने अपनी सारी शर्म त्याग दी थी और अब मैं एक ऐसे मोड़ पर थी जहां पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं थी। विशाल मेरे लिए सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, वह मेरे अकेलेपन का साथी था, मेरी आत्मा का पूरक था। लेकिन विशाल हर बार मेरे प्रयासों को नजरअंदाज करता। वह मुझसे दूरी बनाने लगा था। जब भी मैं उसके करीब जाती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। एक दिन मैंने अंतिम प्रयास किया। मैंने उसे अपने बेडरूम में बुलाया, फिर धीरे से कहा, विशाल, मैं बहुत तन्हा हूं। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे प्यार और सहारे की जरूरत है। क्या तुम मुझे वह नहीं दे सकते? विशाल चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संघर्ष दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या इस बार वह हाँ कहेगा? लेकिन विशाल ने सिर्फ इतना कहा, भाभी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन यह सही नहीं है। और वह कमरे से बाहर चला गया। मैं हताश थी। मैंने अपने आप को इतना गिराया था, फिर भी विशाल ने मुझे ठुकरा दिया। मैं अपने बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी को भी नहीं भाता? लेकिन मेरे अंदर की आग अभी भी धधक रही थी। मैं विशाल को पाना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन से मैंने अपना रवैया बदल दिया। मैंने उससे सीधे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने व्यवहार से उसे यह एहसास दिलाने लगी कि मैं उसके बिना अधूरी हूं। मैं कभी कभी उदास दिखती, कभी खुश। उसके सामने ऐसे कपड़े पहनती जो उसके मन में हलचल मचा दें। विशाल अब असहज महसूस करने लगा था। मैं जानती थी कि वह भी मेरी ओर आकर्षित है, लेकिन अपने सिद्धांतों के कारण दूर रह रहा है। मेरे मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। अब मैं उस युवक को अपना बनाकर ही रहूंगी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में विशाल के प्रति बढ़ते आकर्षण ने मुझे बेचैन कर दिया था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, शायद अगर मैं उसकी मदद मांगूं तो वह मेरे करीब आएगा। मैंने अपने आप को साधारण कपड़ों में ढका और रात के सन्नाटे में सीढ़ियों की ओर बढ़ी। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जबकि विशाल नीचे नौकरों के कमरे में रहता था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, मेरा पैर वास्तव में फिसल गया और मैं गिरने लगी। आह! मेरी चीख पूरे घर में गूंज गई। चंद सेकंड में ही विशाल दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। भाभी जी, आप ठीक तो हैं? उसने घबराहट से पूछा। मैं दर्द से कराहते हुए बोली, मेरा पैर, शायद मोच आ गई है। मैं मैं उठ नहीं पा रही हूं। विशाल ने झुककर मेरे पैर को देखा और फिर कहा, आपको तुरंत कमरे में ले जाना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने दर्द भरी आवाज में सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कह दिया। विशाल ने धीरे से मुझे अपनी बाहों में उठाया। मेरे शरीर के उसके शरीर से लगते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और पल भर के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में भी कुछ था, शायद चिंता से कहीं ज्यादा कुछ।
वह मुझे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर मेरे कमरे तक ले गया। मैंने अपनी बाहें उसके गर्दन के चारों ओर डाल रखी थीं और अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। उसका गर्म सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रहा था। मेरे लिए समय जैसे थम सा गया था। मेरे कमरे में पहुंचकर उसने बड़ी सावधानी से मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वह जाए, इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने भावुक होकर कहा। मैं अकेली महसूस करती हूँ। क्या तुम समझ नहीं सकते कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? विशाल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, भाभी जी, आपको डॉक्टर की जरूरत है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। मैंने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। नहीं, अभी नहीं। बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो। विशाल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। और वह कमरे से बाहर चला गया। मैं निराश होकर बिस्तर पर लेट गई। मेरी योजना फिर से असफल हो गई थी। लगभग 2 घंटे बाद विशाल वापस आया, लेकिन अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला थी, सुंदर सौम्य चेहरे वाली, डॉक्टर के कपड़े पहने हुए। भाभी जी, ये डॉक्टर नीलू हैं। इन्होंने आपको देखने के लिए अपनी क्लिनिक से समय निकाला है। विशाल ने परिचय करवाया। डॉक्टर ने मेरे पैर की जांच की और बोली, आपको ज्यादा चोट नहीं आई है, बस हल्की मोच है। मैं कुछ दर्द निवारक दवाइयां दे रही हूं। 3 दिन आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर जाने लगी, मैंने विशाल से पूछा, ये डॉक्टर कौन है? तुम इन्हें कहाँ से जानते हो? विशाल कुछ झिझकते हुए बोला, वो वो मेरी पत्नी है, भाभी जी। सावंत मेडिकल क्लिनिक चलाती हैं। मैंने सोचा कि आपकी मदद के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं होगा। मैं स्तब्ध रह गई। पत्नी? तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ भाभी जी, विशाल ने कहा। पिछले साल ही हमारी शादी हुई थी। नीलू मेरी पत्नी डॉक्टर हैं और मैं जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ, तब तक घर खर्च में मदद के लिए माँ के साथ काम करता हूँ। डॉक्टर नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि आप अकेली रहती हैं और सहारे की जरूरत है। मैंने सोचा कि मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं कुछ दिन यहीं रुककर आपकी देखभाल कर सकती हूँ, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मैंने कुछ पल उन दोनों को देखा, एक साथ खड़े, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना से भरे हुए। उस पल मुझे अपनी हरकतों पर शर्म आई। मैं कैसे इस प्रेमी पति को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाने की सोच सकती थी? हाँ, वो ठीक है, मैंने हकलाते हुए कहा। विशाल ने अपनी पत्नी की ओर प्यार से देखते हुए कहा, नीलू, भाभी जी की अच्छी तरह देखभाल करना। मैं घर का बाकी काम संभाल लूंगा। जब वे दोनों बाहर जाने लगे तो विशाल रुका और मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। भाभी जी, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाएं और रिश्ते की पवित्रता का महत्व पता है। मैं आपका आदर करता हूं और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन कृपया मुझे ऐसी परिस्थिति में न डालें जहां मुझे अपने सिद्धांतों और विवाह के प्रति मेरी प्रतिबद्धता से समझौता करना पड़े। इतना कहकर वह चला गया और मैं अपने विचारों में खो गई। मेरे मन में पहली बार शर्म की भावना जागी। मैंने अपने अकेलेपन और अतृप्त इच्छाओं के कारण एक ईमानदार इंसान के परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। अगले कुछ दिनों में नीलू ने मेरी देखभाल की। हम दोनों बातें करती और धीरे धीरे मैंने उससे दोस्ती कर ली। उसने मुझे बताया कि कैसे विशाल ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दिन रात मेहनत की और कैसे वह डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रही थी। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे, तो नीलू ने मुझसे पूछा, अनीता जी, क्या आप सच में खुश हैं? मैं चौंक गई। मतलब? मैं देख सकती हूं कि आपकी आंखों में एक खालीपन है। मुझे विशाल ने बताया कि आपके पति अक्सर बाहर रहते हैं और आप अकेली हो जाती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नीलू, मुझे नहीं पता। मैं दिखावे के लिए खुश रहती हूँ, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। जीवन में प्यार और साथ की चाहत हर किसी को होती है ना? नीलू ने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ, लेकिन कभी कभी हमें खुशी खोजने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ता है। शायद आपको अपने पति से बात करनी चाहिए या फिर कोई ऐसा शौक अपनाना चाहिए जो आपको आनंद दे। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मेरे पति विदेश से लौटे तो मैंने उनसे अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया। मैंने उन्हें बताया
कि मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है और मैं हमारे रिश्ते में और नज़दीकी चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर मेरे पति चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अनीता, मुझे माफ़ करना। मैं इतना व्यस्त था कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। शायद हमें एक छुट्टी पर जाना चाहिए, एक दूसरे को फिर से जानने के लिए। विशाल और नीलू ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से आता है, किसी आकर्षण या शारीरिक इच्छा से नहीं। आज जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने एक क्षणिक आकर्षण के लिए अपनी मर्यादा खोने की कोशिश की थी। लेकिन साथ ही मुझे गर्व भी है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। अब मैं और राजेश जी एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। हमारे बीच दूरियां कम हो गई हैं और मैंने अपने जीवन में नई खुशियां ढूंढ ली हैं। पेंटिंग, संगीत और सामाजिक कार्य। विशाल और नीलू अब भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। नीलू मेरी अच्छी दोस्त बन गई है और विशाल अब हमारे घर में पूर्णकालिक काम नहीं करता, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जिसमें राजेश जी ने उसकी मदद की है। जीवन में प्यार कई रूपों में आता है। कभी कभी हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखने की जरूरत होती है कि वह हमारे आसपास ही है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, एक अधूरी प्यास की कहानी, जिसने मुझे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। हर इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन हर अधूरी इच्छा एक नई शुरुआत का मौका दे सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।